पर इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ऑलरेडी आप इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा जब डिमोनेटाइजेशन की स्थिति आई थी, और उसके बाद लगातार ये जो शब्द है आप सभी के लिए कह सकते हैं एक नॉर्मल शब्द बन गया होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के प्रोसेस से अगर हम देखें तो ब्लैक मनी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरीके से समस्या खड़ी करता है, किस तरीके की समस्याएं लेकर आता है। साथ ही ब्लैक मनी को हम कहते हैं किस तरीके से या किसे कहा जा सकता है, लोगों के द्वारा जो ब्लैक मनी जनरेट की जाती है या सरकार के द्वारा जिसे ब्लैक मनी बोला जाता है, वो ब्लैक मनी होती क्या है। तो ओवरऑल क्या ब्लैक मनी, देखा ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक मनी इज नॉट अबाउट द कलर, इज अबाउट द इलीगल प्रोसेस कि आप इसे कैसे अर्न करते हैं, और इसी चीज को हमें यहां पे समझना है। ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसे आप यूज कर रहे हैं, मार्केट में दोनों तरीके के पैसे होते हैं, आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो पैसा आपके पास है, जो पैसा दूसरे के पास है, वहां पे पैसा सेम होता है, काम सेम करता है। लेकिन किसी को ब्लैक मनी कहना है, किसी को व्हाइट मनी कहना है, ये प्रोसेस हमें यहाँ पे, इसके डिफरेंशिएट को हमें यहाँ पे समझना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, बेसिकली आप इसके बारे में जानते और समझते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा इसे समझेंगे, तो आराम से इसे ध्यान से सुनिएगा ब्लैक मनी होता क्या है। ठीक है, एक बार समझ लोगे उसके बाद इसके प्रोसेस के बाकी सारी कॉन्सेप्ट, सरकार के द्वारा रोकने के उपाय, कानून, कौन कौन से प्रविधियां लेकर आई गई हैं, हम उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ब्लैक मनी क्या है, तो सबसे पहले देखिए ब्लैक मनी का मतलब होता है एक ऐसी मुद्रा या राशि जिसकी उत्पत्ति, स्थानांतरण, उपयोग जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया गया हो, या जिसके बारे में सरकार को ना पता हो, या जिसको टैक्स अधिकारियों को जिसकी जानकारी ना दी गई हो, या जिस पर टैक्स ना दिया गया हो, ऐसी मुद्रा को, ऐसी राशि को हम कहते हैं ब्लैक मनी। बेसिकली ब्लैक मनी को अगर आपको समझना है थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिटेलिंग पर अगर जाएं तो ये आप इसे दो तरीके से होती है। ब्लैक मनी दो तरीके से आप अर्जित करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत यहां पे गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित किया गया धन है। कैसा? गैर कानूनी गतिविधियों से। इनके बारे में समझाएंगे, डिटेलिंग थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा। गैर कानूनी गतिविधियों से आपने अर्जित किया है, और एक तो इसे भी हम ब्लैक मनी कहते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों से यदि आपने अर्जित किया है धन, या फिर दूसरा कानूनी रूप से आपने अर्जित किया है धन, लेकिन जिसकी सूचना जो होती है, जिसकी अधिसूचना जो है, जिसकी जानकारी जो होती है, वो आपने यहां पर उस अपनी गतिविधियों की जो जानकारी है उस धन की, उसको आपने सूचित नहीं किया है। अर्थात इसे कह सकते हैं कानूनी रूप से अर्जित परंतु स्रोत या जिसकी अधिसूचना, स्रोत या अधिसूचना आपने कानून या फिर अधिकारी या संस्था को नहीं दी है। समझ में आई बात? तो दो तरीके से ब्लैक मनी यहां पे दो तरीके से होता है। एक असूचित गतिविधियों से आपने अर्जित किया है धन, ठीक है, असूचित गतिविधि से, इसे आप कह सकते हैं सीधा सीधा एक सिंपल से प्रोसेस में असूचित गतिविधि। और दूसरा होता है जहां पे आपने गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित किया हुआ है धन। अब इन दोनों में अंतर क्या है यह भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एक व्यक्ति मान लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, यहां पे मान लीजिए हैं राम है। राम जो होता है विभिन्न प्रकार के असंगठित अपराधों में संलिप्त है। मान लीजिए वो मानव तस्करी में संलिप्त है, हथियारों की खरीद फरोख्त में संलिप्त है, या फिर आपको मानव तस्करी में संलिप्त है, धन शोधन करता है, महावाला के कार्यों में संलिप्त है। इस तरह की किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त होकर उस कार्य के लिए जो उसको पैसे मिल रहे हैं उसे भी कहा जाएगा यहां पे, उसे जो पैसा मिल रहा है वो क्या है तो ब्लैक मनी। लेकिन किस प्रकार की ब्लैक मनी है? वो ब्लैक मनी है गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित धन। समझ में आई बात? कि यहां पर मान लीजिए राम जो होता है वो आपको संगठित अपराध में संलिप्त होकर, तस्करी इत्यादि में, आपको गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त होकर जो पैसे या इनकम जो होता है जनरेट कर रहा है, वो भी देखा जाए तो आपका ब्लैक मनी का हिस्सा है, क्योंकि वो उस पर सरकार को ना तो टैक्स देने वाला है। दूसरी समस्या यह है कि सरकार को जो कानूनन रूप से अवैध कार्य हैं आपने उसके माध्यम से वहां पे पैसा अर्न किया है, उसके लिए भी यहां पे सजा के प्रावधान है। तो वो आपकी जो वो पैसा जो होगा वो एक तरीका का क्या है,
ब्लैक मनी का पैसा कहा जाएगा। दूसरी जो प्रक्रिया है जिसको हमने कहा असूचित गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया धन, यह भी ब्लैक मनी है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, इसमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित होता है, इसमें आम नागरिक सम्मिलित होता है, इसमें उद्योगपति सम्मिलित होता है, इसमें आपके ऊपर से नीचे तक कहीं भी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होता है। पैसा कमाने का तरीका लीगल होगा, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप मान लीजिए सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, सरकार आपको उसके लिए पैसे देती है, लेकिन जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप वहां पर जब लोगों को उस प्रकार की सेवाएं देते हैं तो सेवाओं के बदले आप उनसे पैसा लेते हैं, कहते हैं आप मुझे इतना पैसा दो, उसके बाद ही मैं आपका यह काम करूंगा, जबकि सरकार आपको उसी काम के लिए पैसे दे रही है। ठीक है, उसके बाद आपने सामने वाले का काम किया, उसने आपको पैसे दिए, अब उस पैसे की सूचना आप सरकार को नहीं दोगे कि मुझे इतना पैसा इस काम के लिए इस व्यक्ति से भी मैंने लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने अर्जित किया धन है वो भी क्या है, ब्लैक मनी। लेकिन उसे हम किसमें अर्जित कर, उसे किसी श्रेणी में डालते हैं, असूचित गतिविधि। समझ में आई बात? तो यहां पर ब्लैक मनी दोनों तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं, दोनों तरीके का पैसा ब्लैक मनी ही कहलाएगा, चाहे यहां पे आप गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित करते हो या फिर आप यहां पे असूचित गतिविधि के माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं, दोनों ही यहां पे ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी यहां पे एक संगठित अपराध या अपराधी व्यक्ति भी यहां पे कमाता है, जनरेट करता है, और एक यहां पर जो व्यक्ति है जो कानूनी स्वरूप को, कानूनी ढांचे के अंतर्गत रहकर भी यहां पे ब्लैक मनी जनरेट करता है। और इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी यहां पर सबसे बड़ा एक कहते हैं स्रोत होता है, जो सबसे ज्यादा यहां पे प्रचलन में होता है। यहां पे आपको हर प्रकार की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में स्टाम्प, शुल्क, ड्यूटी इत्यादि को चुकाने के लिए, सरकारी क्रियाकलाप, कागजातों के लिए, पेंशन इत्यादि के लिए, बैंक से आए हुए पैसों के इत्यादि के लिए, संवैधानिक अनुष्ठानों से आपको बचने के लिए, टैक्स इत्यादि से बचाने के लिए, आपको पूरी पैसे की आप जानकारी को नहीं देते हैं, कर भुगतान से बचना, लोगों को हायर करता है, कंपनियों के द्वारा कैसे बचाया जाता है, कंपनियों के द्वारा लोगों को हायर किया गया और हायर करने के बाद उन्हें पंजीकृत नहीं कराया गया, उनको नगद में धनराशि दे दी गई, कम पैसे दे दिए गए, कुछ पैसे वहां पे बचा लिए गए, सरकार को जो टैक्स जाना चाहिए था वो यहां पे नहीं गया। तो यहां पे हर एक व्यक्ति, कंपनी हो, साधारण व्यक्ति हो, निजी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, सरकारी कार्यालय हो, आम कार्य हो, यहां पे हर तरीके के कार्यों में यहां पे असूचित गतिविधियों के माध्यम से ब्लैक मनी जनरेट की जाती है। अब यहां पे ब्लैक मनी, यहां पे अगर आपको समझ में आ गया कि ब्लैक मनी क्या है, तो ब्लैक मनी सबसे पहले इसके स्थान, उत्पत्ति, संरचना इत्यादि के आधार पर, जिसके स्रोत इत्यादि का पता ना हो और गैर कानूनी गतिविधियों से कमाया गया हो, वो आपको ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी दोनों तरीके से हम जनरेट करते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों से भी अर्जित किया गया ब्लैक मनी है, और असूचित गतिविधियों के माध्यम से कानूनी तरीके से रह करके, कानूनी ढांचे में रह करके भी कमाया गया जो मनी है या पैसा है, जो धनराशि है, वो भी आपकी ब्लैक मनी है। अब यहां पे आपने सुना होगा ब्लैक मनी को कह सकते हैं काउंटर करने के लिए सरकार ने 2016 में एक प्रक्रिया लेकर आई जिसे बोला गया डीमोनेटाइजेशन। कहते हैं अगर मार्केट में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है तो आप इसे रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि अब किसके पास कितना है ये तो आपको पता है नहीं, सिर्फ उतना ही आपको पता होगा जितना सरकारी आंकड़ों में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितना पैसा है वो लीगल है। असरकारी आंकड़े कहां से आते हैं? बैंक अर्थात आरबीआई। आरबीआई यहां पे पैसे मौद्रिक नीति का संचालन करता है और इस मौद्रिक नीति के संचालन के माध्यम से पता होता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है लीगली, ठीक है। और उसको यह अनुपात होता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए यहां पे कितना पैसा सफिशिएंट है, क्योंकि यदि मुद्रा का प्रवाह ज्यादा और कम होता है तो उसे भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। अब ऐसी स्थिति में जब सरकार को ब्लैक मनी को मार्केट से बाहर करना होता है तो उसके लिए एक उपाय अपनाया जाता है जिसे बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। बाकी कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से डिमोनेटाइजेशन को कहीं ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि इसके माध्यम से न सिर्फ आप अपने देश में, बल्कि क्योंकि आपने देखा है कि भारत में भारत की मुद्रा का जाली नोटों के माध्यम से भी व्यापार किया जाता है, जैसे कि नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और उस प्रक्रिया के माध्यम से ब्लैक मनी जनरेट की जाती है, जिसे रोकने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन यहां पे एक अच्छा प्रोसेस बताया गया। सफल होता है, नहीं सफल होता है, ये यहां पे सरकारी क्रियाकलाप, पॉलिसी है उसको लागू करने के तरीके पर डिपेंड करता है।
लेकिन डिमोनेटाइजेशन जो प्रक्रिया है, जिसके बारे में होता क्या है इसके बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां पे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या था, देखिए हिंदी में इसे कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। अब विमुद्रीकरण में करता क्या है, सरकार के द्वारा जितनी भी यहां पे प्रचलित मुद्रा है, प्रचलित मुद्रा है, ठीक है, उस समय की, जिस समय यहां पे डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की जाएगी, उस समय की सभी प्रचलित मुद्राओं को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए अवैध घोषित कर देना। किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए जो प्रचलित मुद्रा है उसको अवैध घोषित कर देना और उसकी जगह पे नई मुद्रा को जारी करना और इसे यहां पे वैधानिक स्वरूप देकर लेन देन के लिए प्रयोग करना। सिर्फ इतना किया गया था। सरकार ने क्या किया, जो प्रचलित मुद्राएं थी, जो नोट वहां पे चल रहे थे 100 के, 500 के, 1000 के, 2000 के, तो बाद में चलाए गए, तो यहां पे सरकार ने क्या किया कि बैन कर दिया कि ये नोट अब मान्य नहीं होंगे। जिस सरकार ने बोला कि भैया 500 का नोट, 1000 का नोट यहां पे मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार ने कहा कि यही सबसे बड़े स्रोत हैं आपके ब्लैक मनी के, लोगों के द्वारा बड़ी मुद्रा राशि को यहां पर जनरेट किया था और ये बड़ी मुद्रा राशियां जो थी वो आपकी इकोनॉमी की करीब 86% थी। जो आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि डिमोनेटाइजेशन के समय जो बड़ी मुद्रा राशियों की पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान था वो करीब 86% था और अगर आप उसे बैन करते हैं तो आपको एक बड़ी मात्रा में मुद्रा राशि की यहां पे छपाई करनी होगी और इसके कारण आपको बड़ी राशि यहां पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सरकार ने सारी चीजों को झेला और नई नोटों को यहां पे लेकर आए। अब विमुद्रीकरण के कारण अचानक से जिसके पास जितना भी, देखिए अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं, सरकार के पास उसका डेटा है, जो सैलरी इत्यादि जाती है उसके बारे में भी जानकारी है, जो आपके पास कैश भी होगा उसके बाद भी आंकड़ा होगा एक मिनिमम चीजों को लेकर। लेकिन उन लोगों को समस्या हो गई जिनके पास एक बड़ी राशि थी, जिसका कोई सोर्स नहीं था, जो कि ब्लैक मनी थी। अब उनको यह प्रॉब्लम आई कि इतनी बड़ी राशि को अगर हम बैंक लेकर जाएंगे तो वहां पे क्या किया जा रहा था, सरकार बोल रही थी अपना पैन दीजिए, पैन के साथ साथ क्या करना है आपको, इसकी स्रोत और जानकारी बतानी है कि पैसा आया कहां से आपके पास। सरकार ने कहा 1 लाख 2 लाख तक होगा, उससे ज्यादा आप राशि लेके आओगे आपको सब बताना पड़ेगा, रिसोर्सेज सब बताने पड़ेंगे। अब यहां पे डिमोनेटाइजेशन की इस प्रक्रिया के कारण मार्केट में जिसके पास भी जितना भी पैसा ब्लैक मनी के रूप में था, कैश इत्यादि के रूप में था, वो सारे के सारे पैसे क्या हो गए, अचानक से मार्केट से बाहर हो गए। लोगों को या तो जलाना पड़ा या फेंकना पड़ा या किसी अन्य गतिविधियों के माध्यम से मार्केट में डाला भी गया, क्योंकि जो डेटा आपके पास आया उसमें कहा गया कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि उसके काफी सारे लूप होल्स थे जिसका प्रयोग करके लोगों ने मुद्रा को मार्केट में वापस इंटर कर दिया। इसके माध्यम से लेकिन डिमोनेटाइजेशन अगर हम सक्सेसफुल हो जाता है तो आप एक झटके में ब्लैक मनी को मार्केट से बाहर कर सकते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था में इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। न सिर्फ आप अपने देश की यहां पे ब्लैक मनी को बाहर, मार्केट से बाहर करेंगे, बल्कि वही जो ब्लैक मनी है आपको नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश के माध्यम से भी जो जनरेट हो रही थी उसे भी आप मार्केट से बाहर कर देंगे एक ही झटके में। और इस तरीके से यहां पे आसानी से आप ब्लैक मनी जैसी समस्याओं को से निपटा जा सकता है और इसको कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर यूज किया जाता है। यह आमतौर पे प्रचलित है, भारत में इसको 3 से 4 बार किया जा चुका है और इसके माध्यम से जब जब यहां पे किया गया ब्लैक मनी को सिर्फ काउंटर करने के लिए किया गया। जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा मुद्रा राशि हो जाती है, एक अर्थ कह सकते हैं कि एक अव्यवस्था ज्यादा फैलने लगती है, तो वहां पे उसे रोकने के लिए यहां पे हम ब्लैक मनी को यहां पर रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? सबको क्लियर है या इसमें कोई चीज समझनी बाकी है? तो डिमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी आपको समझ में आया क्या होता है और सरकार के द्वारा यहां पे डिमोनेटाइजेशन किस तरीके से लागू किया जा सकता है। और एक सिंपल सा प्रोसेस बस ध्यान रखिएगा कि विमुद्रीकरण की प्रक्रियाएं, वैसे बाकी इकोनॉमी में आप इसे बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया भी जाता है और वहां का अपना एक चैप्टर भी है। जब आप मनी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे डिमोनेटाइजेशन की एक प्रक्रिया आती है, डिबेटमेंट्स के प्रॉब्लम्स आती हैं और वो सारी चीजें आपको वहां पे हम डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जो अपनी प्रॉब्लम समझनी है, हमारा अपना टॉपिक क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ब्लैक मनी का पहले तो हमने प्रोसेस समझ लिया कि किस तरीके से मार्केट में जनरेट होती है, जनरेट कैसे करते हैं। अब यहां पे हमें यह समझना है कि जो ब्लैक मनी आती है, ठीक है,
ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है? देखिए, मूल रूप से आपने पैसा जो जनरेट किया गया है, अवैध तरीके से पैसा आपने कमाया और उस पैसे का प्रयोग आपने किस में किया? वैसे भी आप अवैध कार्यों में कर रहे हैं, ब्लैक मनी के माध्यम संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है, नगद राशि में धन लेन देन होता है, सरकार को इसके बारे में पता नहीं चलता है, स्रोत इत्यादि नहीं पता चलते हैं और आसानी से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती रहती है। कल मैंने एक सामाजिक आर्थिक प्रभाव की स्थिति के बारे में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चलती रहती हैं क्योंकि ब्लैक मनी के माध्यम से अच्छी खासी धनराशि जो होती है वो मार्केट में आपको प्रचलित होती है। अब यहां पर इसके साथ साथ बेनामी लेन देन की प्रक्रियाएं चलती हैं, जिसे यहां पे सरकार ने रोकने के लिए बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 लेकर आए। अब बेनामी लेन देन संशोधन जो अधिनियम यहां पे सरकार के द्वारा लेकर आया गया, पहली बात आपको बेनामी लेन देन होता क्या है मैं वो बता दूं। ठीक है।